सॉरी एंजल, पर मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रुद्र अपनी लाल आंखों से एक नज़र परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उससे कहा, फिर वापस से परी को चूमने लगा। परी भी अब समझ गई कि रुद्र अब नहीं मानने वाला है, तो उसने खुद को रुद्र की बाहों में ढीला छोड़ दिया। परी के ढीला छोड़ते ही मानो रुद्र के अंदर का शेर अपने विकराल रूप में आ गया। रुद्र ने एक झटके में परी ने जो नाइट ड्रेस पहन रखा था उसे फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। अब परी का सुंदर दूध जैसा गोरा शरीर रुद्र के सामने था। रुद्र अपनी गहरी काली आंखों से परी के सुंदर शरीर को घूरने लगा। फिर रुद्र परी के चेस्ट पर से भी उसके बचे हुए कपड़े को एक झटके में अपने एक हाथ से हटा दिया और परी के सुंदर चेस्ट पर तुरंत अपने होठ रख उसे बड़ी बेरहमी से चूमने लगा और अपने एक हाथ से परी के दूसरे चेस्ट को सहलाने लगा। बहुत देर तक उसे चूमने के बाद रुद्र परी के पेट पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। रुद्र परी के गोरे गोरे पेट पर चूमने के साथ साथ बाइट करते हुए वहां लव बाइट छोड़ने लगा। रुद्र फिर तुरंत अपने शरीर से टॉवेल हटाकर एक झटके से परी के अंदर खुद को प्रवेश किया, जिससे परी के मुंह से एक तेज की चीख निकल गई। रुद्र तुरंत अपने होठ को परी के होठों पर उसे चुप करा दिया और परी की आवाज़ उसके गले में ही रह गई। पूरे रूम में दोनों की तेज तेज सांसें चलने की आवाज़ गूंज रही थी और परी का कराहना, उसका आहें भरना सब उस रूम में आ रही थी। दोनों के दोनों पूरे पसीने में डूबे हुए थे। परी सोनम दोनों साथ में क्लास अटेंड करने के लिए अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वहीं आदि और तेजस्विनी अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। लगातार अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद जब परी और सोनम कैंटीन पहुंचते हैं तो वहां तेजस्विनी पहले से ही मौजूद थी। वो दोनों तेजस्विनी के पास जाकर बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में वहां आदि भी आ जाता है और सीधे सोनम के पास जाकर बैठ जाता है। सभी बातों में लग जाते हैं। आदि धीरे टेबल के नीचे से सोनम का हाथ पकड़ लेता है। किसी को उसका हाथ पकड़ते देख सोनम पहले तो घबरा गई, पर जैसे ही उसने देखा कि ये कोई और नहीं आदि है तो वो थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर वो आदि की तरफ गुस्से से देखी, जिस पर आदि बस अपने दांत दिखाकर अपने एक आई विंक कर दिए। ये देखते ही सोनम मौका पाकर अपने पैर से आदि के पैर पर जोर से मारा, जिससे आदि के मुंह से चीख निकल गई। आदि के मुंह से चीख सुनकर परी और तेजस्विनी जो बातों में लगी थी वो दोनों आदि की तरफ घबरा कर देखी। क्या हुआ आदि, कुछ हुआ है क्या? परी ने परेशान होकर आदि की तरफ देखकर परेशान होकर उससे पूछा। कुछ नहीं, बस कोई कीड़ा मेरे पैर पर चढ़ गया था और कुछ नहीं। आदि ने हकलाती हुई सोनम की तरफ घूर कर देखते हुए परी से कहा। ओहो आदि, तुम ठीक तो हो ना? परी ने परेशानी वाले भाव के साथ आदि से पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आदि ने हल्का स्माइल करते हुए परी से कहा। मैं और कीड़ा? तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ मिस्टर चिपकू सिंह राठौर। सोनम ने गुस्से में अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा। इसका बदला तो मैं सूद समेत लेकर रहूंगा मिस सोनम। आदि टेबल पर रखे चिप्स का एक एक पीस उठाकर खाते हुए खुद में कहा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ गई। 2 दिन बाद हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और हम सबको उस पार्टी को अटेंड करने हैं। तेजस्विनी ने खुश होकर परी की तरफ देखकर उससे कहा। फ्रेशर पार्टी, वो किस लिए होता है? परी ने ना समझी में तेजस्विनी से पूछा। अरे दी, कॉलेज में जब न्यू स्टूडेंट आते हैं तो हमारे सीनियर उनके लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं। मुझे पता है दी, आप सेकेंड ईयर में हो और मैं फर्स्ट ईयर में, तो इस कारण आप मेरी सीनियर हुई और मैं आपकी जूनियर। तेजस्विनी ने परी को समझाते हुए कहा। तो क्या इसका मतलब मुझे तुम्हें पार्टी देनी होगी? पर मुझे तो किसी ने पार्टी नहीं दी, तो मैं क्यों दूँ सबको पार्टी? परी ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। ओहो दी, आप क्यों दोगे पार्टी? आप सिर्फ पार्टी अटेंड कर उसे एंजॉय करना और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के लोग हमें पार्टी देंगे। तेजस्विनी ने परी को फिर से समझाते हुए कहा। फिर ठीक है, मैं बस पार्टी एंजॉय करूँगी। परी ने खुश होकर अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब पार्टी एंजॉय करेंगे। सोनम ने परी के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहा। ऐसे ही सभी कुछ देर बातें करते रहे, फिर कुछ खाकर वापस अपनी क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में चले गए। शाम में सभी अपनी क्लास अटेंड कर कॉलेज के गेट के बाहर आए। फिर सोनम सबको बाय बोलकर अपने घर चली गई। वहीं परी भी तेजस्विनी को बाय बोलकर आदि के साथ मेंशन चली गई। आज रुद्र किसी काम से बाहर गया था तो परी को लेने कॉलेज नहीं आ पाया। इस कारण परी को आदि के साथ मेंशन जाना पड़ा।
तेजस्विनी भी सबके जाने के बाद जैसे ही कैब से अपने घर जाने वाली थी कि तभी एक ऑडी उसके सामने आकर रुकी। ऐसे अचानक किसी गाड़ी के सामने आने से एक पल को तेजस्विनी डर गई। वो गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि तभी उस गाड़ी का डोर ओपन हुआ और एक लंबे चौड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला आदमी बाहर आया। वो कोई और नहीं, राजवीर था। राजवीर को अचानक कॉलेज के सामने देखकर तेजस्विनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक राजवीर चलकर तेजस्विनी के पास आया और उसकी तरफ का डोर ओपन कर उसे बैठने का इशारा किया, जिस पर तेजस्विनी ने बैठने से मना कर दिया। चुपचाप अंदर बैठ जाओ, वरना मैं यहीं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। सोच लो, तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजवीर ने तेजस्विनी की तरफ देखकर अपनी भवें उचकाकर उससे कहा। तेजस्विनी अपने पैर पटक कर कार में जाकर बैठ गई। तेजस्विनी के बैठते ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो भी दूसरी तरफ जाकर डाइनिंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम मेरे कॉल्स मैसेज के कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कहा था ना कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें मेरे टच में हमेशा रहना होगा। राजवीर ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देखकर तेजस्विनी से कहा, पर तेजस्विनी ने कुछ नहीं कहा। वो विंडो के बाहर की तरफ देखने लगी। फिर धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर तेजस्विनी के हाथ को पकड़ लिया। ऐसे आप और कितनी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं। देखिए मिस्टर राजवीर, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिनके साथ आप हर रोज़ टाइम पास करते हैं। हाँ, उस रात होटल रूम में मैं गलती से आपके रूम में आ गई थी, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए और मेरा पीछा छोड़िए। तेजस्विनी ने अपने हाथ को राजवीर से छुड़ाकर गुस्से में उससे कहा, क्या मैं तुम्हें उस टाइप का लड़का लगता हूँ जो हर रोज़ लड़कियां बदलता रहता है, जो लड़कियों को एक टाइम पास समझते हैं? राजवीर ने गुस्से से अपनी कार को एक साइड रोककर तेजस्विनी को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। राजवीर के गुस्से को देखकर एक पल को तेजस्विनी डर गई, पर जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल कर ली। हाँ मिस्टर राजवीर, आप वैसे ही। मुझे सब पता है। कल किसी और के साथ रात रंगीन कर आज मेरे पास आ गए। तेजस्विनी ने गुस्से से खुद को राजवीर से दूर कर चिल्लाकर बोली। उसकी आंखें इस वक्त नम हो गई थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कल तो मैं राजवीर तेजस्विनी के गालों को प्यार से पकड़कर उसे समझाते हुए इतना ही कह पाया, फिर चुप होकर कुछ सोचने लग गया। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? अब मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी, और ना ही आज के बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब अब ख़त्म हो गया। तेजस्विनी ने अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए एक नज़र राजवीर की तरफ देखकर कहा, फिर डोर ओपन कर बाहर चली गई। राजवीर तेजस्विनी को रोकना चाहा, पर तेजस्विनी नहीं रुकी और वहाँ से चली गई। मैं ऐसे तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। पर उससे पहले जिसने ये सारा रायता फैलाया है उसे सबक सिखाना है। राजवीर अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ को कसते हुए गुस्से से खुद कहा, फिर तुरंत वहाँ से चला गया। राठौर मेंशन। परी आदि के साथ मेंशन पहुंचकर दादाजी और दादी जी से मिली। फिर उनसे कुछ देर बातें कर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर वो बेड पर आकर लेट गई। उसे बार बार रूथ की याद आ रही थी, क्योंकि आज रूथ उसे लेने नहीं आया था, तो वो बार बार उसे ही याद कर रही थी। उसे भी नहीं पता था कि कब उसे रूथ की इतनी आदत हो गई है, कब से वो रूथ के लिए इतनी बेचैन होने लगी। ये क्यों था उसे ये भी नहीं पता था, पर उसे रूथ का साथ अच्छा लगता था। वो अभी रूथ के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी एक सर्वेंट रूम में डोर पर नॉक किया। हाँ, क्या बात है? कोई काम है क्या? परी ने डोर को खोलकर सामने खड़े सर्वेंट की तरफ देखकर पूछा। जी, छोटी मैडम, नीचे आपकी कोई फ्रेंड आई है, तो बड़ी मैडम ने आपको बुलाने के लिए कहा है। सर्वेंट ने अपनी नज़रें नीचे करते हुए धीरे से परी से कहा। फ्रेंड? पर कौन हो सकता है? अच्छा, आप जाइए, हम अभी आते हैं। परी ने कुछ सोचते हुए उस सर्वेंट से कहा, जिसे सुन वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद परी नीचे आई तो सामने बैठी हुई लड़की की तरफ देखा जो दादी जी से बात कर रही थी। वो दौड़कर उसके पास गई और खुशी से गले लग गई। दोनों ही एक दूसरे से खुश होकर गले मिलने लगी। कनक, तू कैसी है? और तू यहाँ इस वक्त अचानक कैसे आ गई? परी ने अपनी दोस्त कनक से गले मिलते हुए कहा। क्यों? क्या तू मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? बता मुझे। अगर तू खुश नहीं है तो मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। कनक झूठी नाराज़गी दिखाते हुए परी की तरफ से मुंह फेर कर बोली। अरे नहीं कनक, ऐसी बात नहीं है। वो तो तुझे अचानक यहाँ देखकर मैंने बस पूछ लिया। अब तू नाराज़ मत होना।
परी ने कनक को प्यार से मनाते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कनक से कहा। कनक परी के मासूम से चेहरे को देखकर तुरंत मुस्कुरा दी। वैसे तुम अकेली आई हो? मेरा मतलब है कि शिवाय जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? क्या वो साथ में नहीं आए? परी कनक के इधर उधर देखते हुए शिवाय के बारे में कनक से पूछा। कनक शिवाय का नाम सुनकर थोड़ी उदास हो गई, पर वो परी के सामने अपने दुख को छिपा लिया। अच्छा तू ये बता, तेरे पतिदेव कहाँ हैं अभी? कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वरना वो तो हमेशा तेरे आसपास ही रहते हैं। कनक परी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर उससे रुत के बारे में पूछा। अरे नहीं, वो उन्हें आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, रात तक आ जाएंगे। परी ने कनक के बात का जवाब देते हुए उससे कहा। फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगी। दादी जी भी दोनों को साथ बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से अपने रूम में चली गई। दोनों बातों में मशगूल हो गई कि कब डिनर का टाइम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। साथ में परी और कनक भी डिनर करने के लिए बैठ गई। सिवाय भाई का फ़ोन आया था। शायद आप उन्हें बिना बताए यहाँ आ गई हैं, इस कारण वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें बता दिया है कि आप यहाँ हैं। आदि डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कनक की तरफ देखकर उससे कहा। बेटा, क्या आप सिवाय के साथ रहती हो? हमें तो पता ही नहीं था। दादी जी ने कनक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो दादी जी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी और तब तक मैं परी से भी नहीं मिल पाई थी, तो इस कारण उनके साथ रह रही थी। पर अब से मैं परी के साथ रहूंगी। कनक ने दादी जी की तरफ देखकर उनसे कहा। क्या सच में? अब से तुम मेरे साथ रहोगी? बहुत मज़ा आएगा। परी खुश होकर कनक की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, कनक अपने होने वाले पति के साथ उसके घर पर रहोगी। इससे पहले कि कनक कुछ बोलती तभी एक रौबदार आवाज़ वहाँ आई। सभी पीछे मुड़कर देखे तो सिवाय हॉल से होते हुए डाइनिंग टेबल के पास आते हुए कहा। ये क्या बोल रहे हो आप बेटा? क्या आप कनक से शादी करने वाले हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी जी और दादाजी ने खुश होकर सिवाय की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ दादाजी, मैं कनक से शादी करने वाला हूँ, और वो भी 2 दिन में। सिवाय ने मुस्कुराकर दादी जी से कहा। कनक सिवाय को घूर कर देख रही थी। वहीं सिवाय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वाह यार, कनक तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू सिवाय जी से शादी करने वाली है? और मैडम मुझसे नाराज़ हो रही थी। जा, अब मैं तुझसे नाराज़ हूँ, अब तो मुझे मना। परी कनक की तरफ देखकर भोली सी सूरत बनाकर मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे यार, जब मुझे ही नहीं पता थी तो मैं तुझे कैसे बताती? कनक ने परी की तरफ देखते हुए उससे तुरंत कह दिया। क्या तुझे नहीं पता था? परी ने हैरानी से कनक की तरफ देखकर कहा। बाकी सभी भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। अरे वो अभी ही तो सब तय हुआ है, और आज ही तो मेरी फैमिली मानी है हमारे रिश्ते के लिए। सिवाय ने सबकी तरफ देखकर कहा। सिवाय भाई, आप ना खूब धूम मचाने वाले स्टाइल में शादी करना, जिसमें खूब नाच गाना हो, मस्ती हो। आप घोड़ी पर बैठ के जाओ और हम सभी घोड़ी के आगे नाचते हुए जाएं, ना कि ऐसी रूखी सूखी सी चुपचाप एक घर में बंद वाली शादी जैसे परी भाभी की थी। आदि ने सिवाय की तरफ देखकर अपने सजेशन देते हुए उससे कहा। हाँ, जो मज़ा मैं अपनी शादी में नहीं ले पाई वो मैं अपनी दोस्त की शादी में लूँगी। खूब मज़े करूँगी, परी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कनक बस परी की तरफ देखकर एक फीकी मुस्कान दे रही थी। और हाँ भाभी, हमें ना बहुत अच्छे अच्छे डिश भी खाने को मिलेंगे। ओ बल्ले बल्ले, वो शावा शावा। आदि ने खुशी से झूमते हुए परी से कहा। परी भी खुश होकर आदि के साथ झूमने लगी। वो सब बाद में, पहले चुपचाप अपना अपना डिनर फिनिश करो, दादाजी ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा। सभी चुपचाप अपना अपना डिनर करने लगे। कुछ देर बाद सभी डिनर फिनिश कर हॉल में बैठकर बातें करने लगे। फिर सोने के टाइम परी ने कनक को रूम दिखाया। फिर वो अपने रूम में सोने के लिए चली गई। परी जब रूम में आई तो उसका मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था। परी ने जल्दी से जाकर देखा तो कॉल रुद्र का था। हेलो हबी, कैसे हैं आप? कहाँ हैं आप कब तक आ रहे हैं? कॉल पिक करते ही परी एक के बाद एक सवाल रुद्र से पूछा। शांत शांत एंजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं एक बिजनेस पार्टी में हूँ और मुझे आने में थोड़ी लेट हो जाएगी, तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। डिनर करने के बाद सो जाना, ठीक है? रुद्र ने बड़े ही प्यार से परी के सारे सवालों का जवाब दिया। पर आपको तो पता है मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, और आज मुझे आपकी बहुत याद भी आ रही है। परी ने बच्चों जैसे मुंह बनाकर रुद्र से कहा। क्या सच में एंजल, तुम्हें मेरी याद आ रही है? रुद्र ने खुश होकर परी से पूछा। हाँ, बहुत।
परी ने दुखी होकर रुद्र से कहा। मुझे भी मेरी एंजल की बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि अभी उड़कर आऊं और अपने एंजल के होठों को चूम लूं और तुम्हें पूरी रात बस प्यार करूं। रुद्र ने खुशी से हंसते हुए परी से कहा। ओह, कैसी बातें कर रहे हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा। परी ने रुद्र से शर्माते हुए कहा और ये कहते हुए वो शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वहीं रुद्र के चेहरे पर परी के शर्म से लाल हुए गालों के बारे में सोचकर ही मुस्कान आ गई। वहीं कनक अपने रूम में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। उसे सिवाय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां सिवाय आकर कनक को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़िए मुझे, और वो सब क्या था जो आपने डाइनिंग टेबल पर सबसे कहा। कनक सिवाय को खुद से दूर कर गुस्से से बोली। क्या क्या था, कुछ भी तो नहीं। सिवाय ना समझने की एक्टिंग करते हुए कनक से कहा। अब आप ना ये सब ड्रामा बंद करिए, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपने सबसे ये क्यों कहा कि हमारी शादी, ये सब क्या बकवास बोल रहे थे। कनक गुस्से से सिवाय की तरफ अपनी उंगली दिखाकर कहा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, वो सब जो भी मैंने कहा वो भी सच है। हमारी शादी 2 दिन बाद है। सिवाय वहीं रूम में सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा। आप ना मजाक करना बंद करिए। और आपकी शादी तो आपके घर वाले ने पहले ही किसी और से तय करके रखी है, तो अब आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरे साथ खेलना बंद करिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिनके साथ आप टाइम पास करके छोड़ दें। कनक लगभग रोते हुए सिवाय की तरफ देखकर कहा। सिवाय को कनक की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कनक के पास गया और फिर उसे उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत ही रूडली किस करने लगा। सिवाय इस किस के जरिए अपने गुस्से को दिखा रहा था। कनक बार बार खुद से सिवाय को दूर कर रही थी। कनक के ऐसा करने से सिवाय को और गुस्सा आ जाता है। उसे कनक का ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, जिस कारण सिवाय अब और रूडली कनक के होठों को किस करने लगा। वो अब किस के साथ साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर सिवाय कनक के होठों को अपने दांतों में फंसाकर उसे तेज से बाइट कर छोड़ दिया। अब कनक लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके होठों से खून निकलने लगा था। कनक के चेहरे पर गुस्से के भाव भी दिखाई दे रहे थे। अब से दोबारा कभी खुद को टाइम पास कहने की हिम्मत भी मत करना। सिवाय कनक के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए हल्के गुस्से से कहा। और अगर मुझे टाइम पास करना होता तो मुझे बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, यहाँ तक कि तुम भी मुझे अपने साथ कुछ भी करने से रोक नहीं सकोगे और खुशी खुशी मेरे बेड पर आ जाती। सिवाय अपने एक हाथ के अंगूठे से कनक के होठों पर बह रहे खून को साफ करते हुए कहा। पर मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से पाना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में मैं खुद की खुशी देखता हूँ। सिवाय कनक के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। पर क्यों, मैं क्यों, आप तो तान्या जी से प्यार करते हैं। आपकी माँ ने मुझे बताया है और उन्होंने आपकी शादी भी उनके साथ ही तय कर दी है। कनक अपनी नज़रें नीची कर अपने रूंधे गले से सिवाय से कहा। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तान्या से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। सिवाय हैरानी से कनक के चेहरे को ऊपर कर प्यार से उससे पूछा। वो आज दोपहर में तान्या जी आपसे मिलने गई थी, तो उन्होंने मुझे सब बताया और मुझे आपसे दूर रहने के लिए भी बोला है। कनक अपने भर्राए गले से सिवाय से बोली। फिर उसकी आंखों में रुके आंसू गिरने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तान्या से प्यार नहीं करता। सिवाय कनक के आंसू को साफ करते हुए बोला। उसे तान्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कनक को अपने सीने से लगा लिया। तेजस्विनी सिवाय के सीने से लगकर और भी तेज तेज रोने लगी। तेजस्विनी अपने घर पर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाकर उसे अंदर से लॉक कर वहीं डोर से टिक टिक कर नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार पिछली रात जो भी हुआ वही याद आ रहा था। फ्लैशबैक। राजवीर के रूथ के घर से जाने के बाद जब तेजस्विनी डिनर करके सोने के लिए रूम में गई तो उसने अपने मोबाइल पर राजवीर के 2 मिस्ड कॉल देखा। फिर उसने बिना कुछ सोचे राजवीर को कॉल लगाया। एक बार पूरी बेल बजकर कॉल कट गई, पर किसी ने कॉल पिक नहीं किया। हेलो, कौन बोल रहा है। दूसरी बार कॉल करने पर कॉल पिक होते ही सामने से एक लड़की की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आई। जी, आप कौन बोल रही हैं। मुझे तो राजवीर से बात करनी थी, लगता है कहीं रॉन्ग नंबर लग गया है शायद। तेजस्विनी हिचकिचाते हुए बोली। नहीं, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, ये राजवीर का ही फ़ोन है। जैसे ही तेजस्विनी कॉल कट करने वाली थी तभी सामने से उस लड़की की दोबारा आवाज़ आई। तो फिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास राजवीर का फ़ोन कैसे है। सामने वाली लड़की की बात सुनते तेजस्विनी तुरंत बोली।
मैं तो राजवीर की गर्लफ्रेंड सानिया हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभी मैं राजवीर के साथ उसके बंगले पर उसके रूम में उसके साथ बेड शेयर कर रही हूँ। राजवीर को तुमसे अभी बात करनी है। वो क्या है ना, आज रात हम दोनों अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है वाले हैं, तो दोबारा कॉल मत करना। शायद राजवीर तुम्हें कल टाइम दे। ओके बाय। तेजस्विनी के पूछने पर सामने से वो लड़की बोली और फिर कॉल कट कर दी। सामने वाली लड़की की सारी बात सुनकर तेजस्विनी बेड पर लेटकर पिलो में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी भी तेजस्विनी को उस लड़की की बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद अपने आंसू को पोंछकर तेजस्विनी जैसे ही वापस राजवीर को कॉल मिलाने के लिए अपना फ़ोन उठाई, तभी उसने अपने मोबाइल पर राजवीर के नंबर से मैसेज देखा। जब वो ओपन करके देखी तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे जिसमें राजवीर किसी लड़की के बहुत क्लोज था। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक फोटो में दोनों एक बेड पर एक चादर में एक दूसरे को पकड़कर सोए हुए थे। ये सब देखकर तेजस्विनी के मन में जो कुछ थोड़ा विश्वास राजवीर पर था वो भी अब टूट गया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गए। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। उसे भी नहीं पता था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो कब राजवीर को अपना मानने लगी। उसे तो अभी उसे मिले ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, फिर क्यों उसे इतना फर्क पड़ रहा है। फ्लैशबैक एंड। तेजस्विनी ये सब सोचकर बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। रोते रोते कब वो वहीं जमीन पर सो गई उसे पता ही नहीं चला। रुत परी से बात कर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक लड़की सेक्सी सी ड्रेस पहने खड़ी थी। उस लड़की का ड्रेस काफ़ी शॉर्ट था। उसके ड्रेस आगे से बहुत डीप था और वो लड़की जानबूझकर बार बार रुत के करीब आने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, मिस निराली है, जो कि रुत की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। हेलो मिस्टर राठौर, कैसे हैं आप? ऑफिस में तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। निराली ने अपने सिलेक्टिव वॉइस में रुत से कहा, फिर अपने एक हाथ को रुत की तरफ बढ़ा दिए। रुत निराली की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। आखिर कब तक तुम मुझसे बचोगे रुत? बहुत एटीट्यूड है तुम में। आज तुम खुद को निराली से नहीं बचा सकते। आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगी। निराली ने रुत को वहां से उसे इग्नोर कर जाते देखकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा। फिर तुरंत एक वेटर को अपने पास बुलाकर उसे नोटों की गड्डी पकड़ाकर एक ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे रुत को देने के लिए कहा। वो वेटर निराली की बात मानकर वैसा ही किया। वो रुत को ले जाकर वही ड्रिंक दे दिया। रुत भी ज़्यादा ध्यान दिए बिना उस ड्रिंक को पीने लगा। पी लो, जल्दी से पूरा फिनिश कर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाऊंगी मिस्टर रुत सिंह राठौर। निराली दूर से ही रुत को उसका दिया ड्रिंक पीते देखकर डेविल इस्माइल के साथ खुद में कहा, तुमने निराली को इग्नोर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। निराली गुस्से से रुत की तरफ देखकर खुद में कहा। ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद ही रुत को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग कर गया। वॉशरूम में पहुंचकर रुत ने जल्दी से टैप को ऑन कर पानी से अपना चेहरा धुलने लगा, पर समय के साथ साथ उसकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो समझ गया कि उसे ड्रिंक में कुछ गलत दिया गया है। वो जल्दी से पार्टी हॉल के दूसरे डोर से बाहर आता है और अपनी कार को लेकर जल्दी से पार्टी से बाहर अपने मेंशन के लिए निकल गया। उसने अपनी गाड़ी में मेंशन का एड्रेस सेट करके कार को ऑटो ड्राइव मोड में डाल दिया और वो खुद सीट से सिर टिकाकर बैठकर खुद को शांत करने लगा। इधर दूसरी तरफ पार्टी में निराली इधर उधर गुस्से में रूथ को ढूंढने जा रही थी। वो जैसे ही रूथ के पास जाने वाली थी कि तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसे ज़बरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर दूसरी तरफ अपने बाकी दोस्तों से उसे मिलाने के लिए लेकर चली गई थी, जिस कारण वो रूथ से सही टाइम पर नहीं मिल पाई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसका सारा प्लान फेल हो चुका था। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बार काउंटर के पास गई और एक के बाद एक लगातार ड्रिंक करने लगी। इधर तेजस्विनी के घर पर वो राजवीर के बारे में सोचते हुए रोते रोते ही जमीन पर सो गई थी। तभी वहाँ कोई आकर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर बेड पर ले आया, फिर अच्छे से उसे बेड पर लिटा दिया और वहीं बेड पर तेजस्विनी के बगल में बैठकर तेजस्विनी के चेहरे पर आए बालों को अपने एक हाथ आगे बढ़ाकर एक साइड कर प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। वो कोई और नहीं राजवीर था, जो कि तेजस्विनी से मिलने के लिए उसके घर आया था, क्योंकि वो तेजस्विनी को परेशान नहीं देख पा रहा था। तेजस्विनी का पूरा चेहरा लगातार रोने के कारण पीला पड़ गया था। उसे इस तरह से देखकर राजवीर को अपने दिल में एक टीस सी उठी। बस
बहुत हो गया अब, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ मैं ही हूँ, और अब इस दुख को भी मैं ही दूर करूँगा। जिसकी वजह से आज ये सब हुआ है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। राजवीर ने प्यार से तेजस्विनी के गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए खुद से बोला, फिर नीचे झुककर प्यार से तेजस्विनी के माथे को अपने होठों से चूमकर उसे अपने बाहों में भरकर सो गया। राठौर मेंशन। करीब 1 घंटे बाद रूथ की कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुकी। रूथ धीरे से हिम्मत कर कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ड्रग्स का असर अब उस पर होने लगा था। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। वो सीधे मेंशन के अंदर चला गया। इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। रूथ सीधे सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। परी रूम में बेड पर आराम से सो रही थी। उसने बहुत रात तक रूथ का इंतज़ार किया था, और जब रूथ नहीं आया तो अभी थोड़ी देर पहले से ही उसे नींद आई थी। पर जैसे ही रूथ ने रूम का डोर ओपन किया तो डोर ओपन करने की आवाज़ सुन परी की नींद खुल गई। परी ने जब डोर की तरफ देखा तो वहाँ रूथ को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड से उठकर रूथ की तरफ जाने लगी, पर रूथ उसे इग्नोर कर सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। परी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूथ हमेशा जब भी रूम में आता था तो सबसे पहले परी के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता था, पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनको क्या हुआ? ये इस तरह से मुझे देखे बिना सीधे वॉशरूम में क्यों चले गए? क्या ये मुझसे नाराज़ है? पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, और नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। परी ने खुद में सोचते हुए कहा, ठीक है, अब मैं भी इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अब अगर ये मेरे पास बात करने के लिए आए तब भी मैं इनसे बात नहीं करूँगी। परी ने वॉशरूम की तरफ देखते हुए गुस्से से मुंह बनाकर कहा, और फिर चुपचाप मुंह फुलाकर बैठ गई। वॉशरूम के अंदर रूथ अपने शर्ट को निकालकर शावर के नीचे खड़ा होकर खुद के अंदर की गर्मी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर शावर का ठंडा पानी भी उसके शरीर की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। इतनी देर से वॉशरूम के अंदर क्या कर रहे हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? परी बाहर कब से बैठे रूथ का इंतजार करते हुए खुद से बोली। अब उसे रूथ को लेकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। सुनिए, आप अंदर क्या कर रहे हैं इतनी देर से? इतना ज़्यादा सावर में भीगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। परी परेशान होकर वॉशरूम की डोर के पास खड़ी होकर बाहर से ही आवाज़ लगाकर बोली, पर अंदर से रूथ की कोई आवाज़ नहीं आई। परी ने जैसे ही वॉशरूम के डोर को नॉक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक न होने के कारण पूरा खुल गया। परी वॉशरूम के अंदर का नज़ारा देख चौंक गई। रुद्र शावर के नीचे खड़ा होकर पूरा भीग रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? इतने ठंडे पानी में आप इस तरह से खड़े हैं? परी जल्दी से दौड़कर रूथ के पास गई और हैरान होकर रूथ से बोली, फिर जल्दी से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर शावर का टैप को ऑफ कर दिया। चलिए जल्दी यहाँ से रूम में चलिए और अपने कपड़े चेंज करिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। परी ने परेशान होकर रूथ की तरफ देखते हुए उससे कहा। परी जल्दी से रूथ को पकड़कर रूम की तरफ ले जाने के लिए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया तो रूथ के पूरे शरीर को आग की तरह गरम गरम महसूस कर और घबरा गई। ये क्या है? आपका पूरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? क्या हुआ है आपको? परी ने रूथ के शरीर को गर्म महसूस करते ही उससे पूछा। फिर जैसे ही उसने रूथ की आंखों को देखा तो उसकी आंखें भी पूरी लाल थी। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूथ को क्या हुआ है। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, रूथ ने परी को अपने से दूर करते हुए हल्के गुस्से में कहा। परी रूथ के ऐसे गुस्से करने पर डर गई, क्योंकि रूथ ने आज तक कभी भी उस पर इस तरह से बात नहीं किया था और ना ही कभी उससे अपने से दूर किया था। रुद्र बार बार अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर वॉशरूम की दीवार पर मारे जा रहा था और खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। परी समझ गई कि रूथ के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, जिस कारण रूथ को इतनी तकलीफ हो रही है। उसे रूथ को तकलीफ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं घर में से किसी को बुला कर लाऊं आपके लिए? रुकिए, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। परी ने डरते हुए रूथ की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, मुझे अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम भी यहाँ से रूम में जाओ। रूथ ने परी को सीधे मना करते हुए उसे वॉशरूम से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन परी रूथ को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। रूथ पर अब ड्रग का असर बढ़ते जा रहा था, जिस कारण उसकी तकलीफ भी बढ़ रही थी। रूथ को इतनी तकलीफ में देखकर परी से अब और नहीं रहा गया और वो जल्दी से आगे बढ़कर रूथ के सीने से जा लगी। फिर रूथ की पीठ पर अपने नाजुक मुलायम हाथों को फेर कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी।
पर उसे नहीं पता था कि ऐसा करके वो खुद को शेर के सामने पेश करती है। परी तो अपने ठंडे हाथों को रूथ की पीठ पर रख उसे हल्के हल्के सहलाकर रूथ की तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रही थी, और वहीं रूथ का शरीर परी की एक एक टच को महसूस कर और भी गर्म होता जा रहा था। परी तो रूथ के शरीर में लगी आग को कम करने की कोशिश में लगी हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि वो आग में घी डालने का काम कर रही है, जिससे सिर्फ आग को और भड़काया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। परी की एक एक छुअन रूथ के अंदर पैदा हुई गर्मी को और बढ़ा रहा था। रूथ खुद के शरीर को कंट्रोल कर एक बार फिर से परी को खुद से दूर करने लगा, लेकिन परी नहीं मानी और आगे बढ़कर रूथ के तपते होठों को अपने ठंडे होठों से ब्लॉक कर दिया। परी के ऐसा करते ही अब रूथ का खुद पर से पूरा कंट्रोल खत्म होने लगा, क्योंकि अब रूथ पर ड्रग्स का पूरा नशा होने लगा था। रूथ ने परी को खुद को किस करता पाकर अपने एक हाथ को परी की कमर पर रख उसे अपने से बिल्कुल चिपका लिया। फिर परी के होठों पर बहुत ही फोर्सफुली किस करने लगा। वो किस के साथ साथ परी के मुलायम होठों को अपने सख्त दांतों से बड़ी ही बेरहमी से बाइट भी कर रहा था। उसकी किस बहुत ही पैशनेट और डीप थी। परी भी रूथ के शरीर से निकल रही गर्माहट को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसका शरीर भी रूथ के शरीर की गर्माहट पाकर हल्का हल्का गर्म होने लगा था। रूथ परी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया और उसे बेड पर लाकर लिटा दिया। इन सब के बीच रूथ ने परी के होठों को छोड़ा नहीं। वो उसी तरह लगातार परी के होठों पर किस करता रहा। करीब 20 मिनट बाद जब परी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर रूथ ने परी के होठों को छोड़ा। फिर तुरंत परी के गालों को, गर्दन को और कॉलर बोन को लगातार चूमने लगा। वो चूमने के साथ उन जगहों पर बाइट भी कर रहा था। परी ने अपने हाथों से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। जब रूथ परी को बाइट करता, परी की पकड़ बेडशीट पर कस जाती। अचानक परी अपने होश में आई। उसे महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसके बाद परी बार बार खुद को रूथ से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन रूथ के भारी भरकम शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी, और परी के ऐसा करने से रूथ और ज़्यादा फोर्सफुली उसे चूमने लगा। रूथ की सॉफ्टनेस अब उसके जुनून में बदल गया था। परी अब समझ गई थी कि जरूर रूथ ने कुछ गलत चीज़ खा लिया है। सुनिए, देखिए ये आप क्या कर रहे हैं। लगता है आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। परी रूथ को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी एंजल, पर मैं अब खुद को रोक नहीं पाऊंगा। रूथ अपनी लाल आंखों से एक नज़र परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उससे कहा, फिर वापस से परी को चूमने लगा। परी भी अब समझ गई कि रूथ अब नहीं मानने वाला है। उसने खुद को रूथ की बाहों में ढीला छोड़ दिया। परी के ढीला छोड़ते ही मानो रूथ के अंदर एक शेर अपने बिखराव रूम में आ गया। रूथ ने एक झटके में परी ने जो नए ड्रेस पहन रखा था उसे फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। अब परी का सुंदर दूध जैसा गोरा शरीर रूथ के सामने था। रूथ अपनी गहरी काली आंखों से परी के सुंदर शरीर को घूरने लगा। वहीं परी को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। उसने जल्दी से वही बेड पर पड़ी चादर से खुद को ढकना चाहा, पर उससे पहले ही रूथ परी के शरीर पर टूट पड़ा। रूथ एक बार फिर परी के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। फिर रूथ परी के कंधे कॉलर बोन से होते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर रूथ परी के चेस्ट पर से भी उसके बचे हुए कपड़े को एक झटके में अपने एक हाथ से हटा दिया और परी के सुंदर चेस्ट पर तुरंत अपने होठ रख उसे बड़ी बेरहमी से चूमने लगा और अपने एक हाथ से परी के दूसरे चेस्ट को सहलाने लगा। बहुत देर तक उसे चूमने के बाद रूथ परी के पेट पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। रूथ परी के गोरे गोरे पेट पर चूमने के साथ साथ बाइट करते हुए वहाँ लब बाइट छोड़ने लगा। परी रूथ के बाइट करने पर कराह उठती है। परी के कराहने की आवाज़ रूथ को और ज़्यादा उत्तेजित कर देती है। रूथ और भी ज़्यादा बेरहमी से परी के पूरे शरीर को चूमने लगा और साथ ही साथ अपने लब बाइट्स उन पर बनाता जाता। रूथ फिर तुरंत अपने शरीर से टॉवेल हटाकर एक झटके से परी के अंदर खुद को प्रवेश कर किया, जिससे परी के मुंह से एक तेज की चीख निकल गई। रूथ तुरंत अपने होठ को परी के होठों पर उसे चुप करा दिया और परी की आवाज़ उसके गले में ही रह गई। रूथ समय के साथ साथ और ल्यूड होता जा रहा था। उसे खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। अब ये वो रूथ नहीं था जो अपनी एंजल को जरा भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज का रूथ उसके बिल्कुल उल्टा था, जिसे तकलीफ देकर ही मज़ा मिल रहा था। पूरे रूम में दोनों की तेज तेज सांसें चलने की आवाज़ गूंज रही थी और परी का कराहना, उसका आहें भरना सब उस रूम में आ रही थी।
दोनों के पूरे पसीने में डूबे हुए थे। रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उनके रूम की सारी आवाज़ें रूम तक ही सीमित थी। करीब सुबह के 4 बजे जाकर रूथ थोड़ा शांत हुआ और उसी तरह निढाल होकर परी के ऊपर ही सो गया। परी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो रुद्र को खुद पर हटा सके। वो रुद्र के भारी भरकम शरीर के नीचे दबे हुए उसी तरह सो गई। अगली सुबह विंडो से सूरज की किरणें जब परी के चेहरे पर गई तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण वो अपने हाथों की उंगलियों तक को भी हिलाना नहीं चाह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर पर बुलडोजर चलाया हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से हिम्मत कर रुद्र को अपने से दूर किया और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर बेड के साइड में रखे टेबल से अपने मोबाइल में टाइम को चेक किया। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपने मोबाइल को वापस साइड टेबल पर रख दिया। फिर वो धीरे धीरे कर उठने की हिम्मत करने लगी और खुद को चादर से ढककर धीरे से वॉशरूम की तरफ चली गई। परी को अपने निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो वॉशरूम में जाकर बाथटब में हॉट वाटर भरकर उसमें जाकर बैठ गई और खुद को रिलैक्स महसूस करने लगी। करीब आधे घंटे बाद जब उसे थोड़ा आराम महसूस होने लगा तो वो वॉशरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसकी नज़र बेड पर आराम से पेट के बल सो रहे रुद्र की तरफ गई। फिर वो तुरंत चेंजिंग रूम में चली गई। परी जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर बाहर आई और अपना बैग लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए चली गई। डाइनिंग टेबल पर सभी पहले से ही मौजूद थे। परी चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ गई और अपना नाश्ता करने लगी। सभी की नज़रें परी पर ही टिकी हुई थी। जब परी को ये महसूस हुआ कि सभी उसे ही देख रहे हैं तो उसने अपनी नज़रें ऊपर कर सबकी तरफ देखकर आंखों से इशारा किया। आप सभी मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कोई बात है क्या? परी ने सबको खुद की तरफ देखता पाकर उन सबसे पूछा। अरे नहीं भाभी, सब इसलिए आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपके साथ मेरे भाई क्यों नहीं आए? वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे? आदि ने तुरंत परी को जवाब देते हुए उससे पूछा। रुद्र का नाम सुनते ही परी की आंखों के सामने रात में उसके और रुद्र के बीच जो कुछ हुआ वो सब याद आने लगा। वो कल बहुत रात में आए थे, इस कारण उनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। वो अभी सो रहे हैं। परी ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए सबको जवाब दिया। कोई बात नहीं बेटा, वो दिन भर काम करता रहता है, थक गया होगा, जाने दो उसे, सोने दो। अच्छा हुआ जो तुमने उसे नहीं उठाया, वो अपने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कम से कम इस बहाने थोड़ा आराम तो करेगा। दादी जी ने परी की बात सुनकर कहा। परी, क्या तुझे फीवर है या फिर तुझे ठंडी लग रही है जो तूने इस तरह से फुल स्लीव वाले कपड़े पहन रखे हैं? कनक ने परी को ध्यान से देखते हुए उससे पूछा। परी कनक की बात सुनकर सक पका गई। वो मुझे सुबह सुबह थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने आज ऐसे कपड़े पहन लिए हैं। परी ने कनक से बिना नज़र मिलाए हुए उससे कहा। अब वो कनक से क्या कहती कि उसने क्यों फुल स्लीव वाले कपड़े पहने हैं। असल में कल रात रुद्र ने परी के पूरे शरीर पर बाइट मार्क्स बना दिए थे जो कि अब गहरे नीले रंग के हो गए थे, जिसे छिपाने के लिए परी ने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। क्या तू बीमार है? तो तू आज कॉलेज में मत जा और घर पर ही रहकर तू आराम कर। कनक ने परेशान होकर परी की तरफ देखते हुए उससे कहा। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। परी ने तुरंत कनक की तरफ देखते हुए उससे कहा। घर पर रहकर वो रुद्र का सामना नहीं करना चाह रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को कैसे सामना करेगी, इसलिए वो कॉलेज जाना चाह रही थी। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से सभी अपना अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद परी आदि के साथ कॉलेज के लिए निकल गई और कनक सिवाय के साथ उसकी विला चली गई। तेजस्विनी का घर। तेजस्विनी की बाहों में आराम से सो रहा राजवीर अचानक अपने फ़ोन के बजने पर उसकी नींद खुल गई। उसने कॉल उठाकर सामने वाले की बातें सुनी, फिर तुरंत कॉल कट कर तेजस्विनी की तरफ देखा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। जान, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें अपना बनाने वाला हूँ, वो भी पूरी तरह से। मैं तो आज ही तुम्हें अपना बनाने वाला था, पर अभी मुझे जाना होगा। लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे सब दूर कर दूंगा। राजवीर ने तेजस्विनी के चेहरे की तरफ प्यार से देखते हुए धीरे से कहा, फिर एक बार उसके गालों को किस कर धीरे से उसे खुद से दूर कर रूम से बाहर चला गया। केसी इंटरनेशनल कॉलेज। थोड़ी देर में ही आदि और परी दोनों ही कॉलेज पहुंच गए। गेट पर ही परी को सोनम मिल गई। परी और सोनम दोनों खड़े होकर बातें कर ही रही थी और आदि सोनम को
बस एकटक निहारे जा रहा था कि तभी वहाँ पर तेजस्विनी आई। फिर तीनों अंदर अपने अपने क्लासरूम की ओर चले गए। परी को आज क्लासरूम में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। इस कारण उसे नींद भी आ रही थी और उसका ध्यान क्लासरूम में भी नहीं था। क्या बात है मैडम, लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही रात में थकान हो जा रही है, इस कारण तुम्हें क्लासरूम में नींद आ रही है। सोनम ने परी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, फिर अपनी एक आई विंक कर दी। परी ने सोनम की बात सुनकर घूर कर उसकी तरफ देखा, जिससे सोनम मुस्कुराने लगी और फिर परी वापस से डेस्क पर अपना सिर रखकर आराम करने लगी। राठौर मेंशन। रूथ की जब नींद खुली तो उसने अपने मोबाइल में टाइम चेक किया तो वो चौंक गया। दोपहर के 1 बज रहे थे। उसे अपना सिर भारी सा महसूस हो रहा था। खुद को अपने रूम में पाकर उसे पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर वो धीरे धीरे रात का सब कुछ याद करने लगा कि कैसे ड्रिंक पीने के बाद उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर मेंशन के लिए निकल गया। पर मेंशन में आने के बाद क्या हुआ उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। सब कुछ बस धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर गई। उसे बेडशीट बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ सा लगा। जैसे ही उसने अपने ऊपर से चादर हटाने के लिए अपने हाथ चादर में डाले तो वो चौंक गया। उसके हाथ खून से लाल हो गए थे। वो धीरे से चादर को एक साइड से हटाकर देखा तो वहाँ खून के दाग लगे हुए थे। बेड पर कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी और बेड के एक साइड परी की नाइटी पड़ी थी जो फटी हुई थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि कल रात क्या हुआ था। वो समझ गया कि कल रात उसके और परी के बीच वो सब कुछ हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। ओह नो, ये मैंने कल रात क्या कर दिया। ना जाने मेरी एंजल कैसी होगी, वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रुद अपने बालों को अपने हाथों से कसकर पकड़ते हुए खुद से बोला। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहीं मेरी एंजल मुझसे गुस्सा ना हो जाए और गुस्सा होकर मुझसे दूर चली गई तो। नहीं नहीं, मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं उसके बिना जीने के बारे में भी सोच नहीं सकता। मैं उसे किसी भी तरह मना लूँगा, उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रुद दोबारा से सोचते हुए खुद में बोला। फिर पूरे रूम में इधर उधर नज़र दौड़ाकर परी को ढूंढने लगा। जब से परी कहीं रूम में नहीं दिखी तो उसे लगा कि शायद वो सबके साथ नीचे ही होगी। फिर वो जल्दी से बाथरूम में चला गया। करीब आधा घंटा बाद रुद तैयार होकर रूम से बाहर नीचे की तरफ हॉल में आया, जहाँ पर दादाजी और दादी जी बैठकर बातें कर रहे थे। दादी, परी कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रुद ने दादी की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। अरे बेटा, वो तो कॉलेज गई है, तुम सो रहे थे इसलिए उसने तुम्हें जगाना जरूरी नहीं समझा। दादी जी ने रुद के पूछने पर उससे कहा। ठीक है दादी, फिर मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, रुद ने दादी से कहा और फिर मेंशन से बाहर ऑफिस के लिए निकल गया। क्या ज़रूरत थी आज उसे कॉलेज जाने की, ना जाने कैसी होगी वो अभी। रुद अपने रोल्स रॉयस के बैक सीट पर बैठते हुए मन ही मन सोचा। उसे परी के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर बहुत डर सा लग रहा था। वो जल्दी से जल्दी परी के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन अभी उसका ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। अगर आदि कॉलेज नहीं गया होता तो रुद उसे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेज देता, पर अब आदि कॉलेज जा चुका था। रुद अपने रोल्स रॉयस में बैठा हुआ बस परी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। ओजस, पता करो कल किसने पार्टी में ड्रिंक के साथ कुछ छेड़खानी की थी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। रुथ ने अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए उससे कहा। फिर ओजस की बात सुने बगैर अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। ओजस बेचारा बस फ़ोन को घूरता ही रह गया। वो जो कोई भी है और जिस किसी के भी कारण मेरी एंजल को इतनी तकलीफ हुई है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। रुद ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपने आप से कहा। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ऐसे में वो किसी भयानक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। जब रुद को पता चलेगा कि निराली ने यह सब किया है तो क्या करेगा रुद निराली के साथ, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।